मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देखा है कि किस प्रकार से नर और मादा जनन अंग में युग्मक बनते हैं। नर जो है वो शुक्राणु नामक युग्मक बनाता है और मादा जो है वो अंडाणु नामक युग्मक बनाते हैं। इन दोनों का युग्मक का मिलन जो है उसे हमने निषेचन कहा था। जो कहाँ हो रहा था, हमारे केस में वो हो रहा था मादा के शरीर के अंदर। हमने निषेचन जो थे वो दो प्रकार से पढ़े थे। पहला हमने देखा था आंतरिक, जिसमें ये निषेचन कहाँ हो रहा था, मादा के शरीर के अंदर हो रहा था। और दूसरा हमने बाह्य निषेचन पढ़ा था, जिसमें ये जो क्रिया है वो कहाँ हो रही थी, वो जीवों के शरीर के बाहर हो रही थी। अब जो है बच्चों, हम निषेचन यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मज बना चुके हैं, एकल कोशिका बन चुकी है, जिसमें इन दोनों के केंद्रक जो है वो मिलकर एक केंद्रक बन चुका है। अब उसको किस प्रकार से एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बनेंगे, एक कोशिका वाले युग्मक जो है वो नवजात शिशु का शरीर लेगा, किस प्रकार से वो नवजात शिशु बनेगा, वो अब हम इस भाग में देखेंगे। तो चलिए ये भाग जो है हम शुरू करते हैं। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, भ्रूण का परिवर्धन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भ्रूण का परिवर्धन। तो क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक अंडाणु लिया और हमारा जो है एक शुक्राणु, ये मिलके हमारा युग्मनज बना दिया। इसकी जो है इसमें 23 गुणसूत्र थे, इसमें 23 गुणसूत्र थे। इनका जो केंद्रक है उसमें 47 गुणसूत्र रहेंगे। एक इन दोनों का केंद्रक मिलके एक केंद्रक बना देगा और ये एक कोशिका को हम क्या कहेंगे, इसको हम युग्मनज कहेंगे। अब ये जो युग्मनज है बच्चों धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होगा, एक नवजात शिशु का रूप लेगा। तो वो किस प्रकार से लेगा वो हम देखते हैं। क्या होगा कि ये सबसे पहले युग्मनज जो है एक बार बन गया, ये कहाँ पर बनेगा, ये बच्चों ये हमारी डिंब वाहिनी में बनेगा। जो हमारा निषेचन है हम मनुष्यों में डिंब वाहिनी में होता है। और फिर वहां पर जो है ये विभाजन करेगा, ये एक कोशिकीय से दो कोशिकीय बनेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से जो है इसमें विभाजन होगा और ये जो है इसकी कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेगा, एक भ्रूण का रूप ले लेगा। यानी कि वो भ्रूण किसको कहेंगे हम, जिसमें जो है हमें थोड़ी थोड़ी बच्चे जैसी जो है संरचना दिखाई देने लगेगी, थोड़े थोड़े से उत्तक बनने लगेंगे और कुछ अंगों में अंग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे रूप को क्या कहा जाएगा, उसे भ्रूण कहा जाएगा। फिर ये जो बच्चों भ्रूण है छोटा सा, मतलब बिल्कुल छोटा सा रहता है बच्चों ये अभी तक कहाँ पे था, ये हमारी डिंब वाहिनी में था। फिर ये जो है ये हमारे गर्भाशय में जाकर जो है रोपित हो जाएगा। और अब जितनी भी क्रिया होगी, जो भी ये बड़ा होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारे गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होगा। ये उससे वहां पे जाके जुड़ जाएगा, दीवार से जो है वो वहां पे रोपित हो जाएगा और बाकी सारी विकसित कार्य जो है वो अब होगी गर्भाशय में। अब बच्चों जो हमारा भ्रूण है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। फिर धीरे धीरे जो है बच्चों उसमें क्या होने लगेगा, उसमें जितने भी उसके हाथ पैर और इस प्रकार से, ये हमारा था युग्मक है ना। फिर इसने खूब सारी कोशिकाएं थोड़ी सी बढ़ाई, फिर धीरे धीरे वो इस प्रकार से ऐसा छोटा सा बच्चा, सिर्फ एक संरचना एक आकार दिखने लगेगा, उसे हम भ्रूण कहते हैं। फिर ये जो है गर्भाशय से जाके जुड़ जाएगा और वहां पर जो है कि इस प्रकार से विकसित होगा, इसमें वृद्धि होगी, इसके सारे हाथ पैर शरीर जो है जितने भी अंग हैं वो बनने लग जाएंगे। तब जाके हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे गर्भ कहेंगे। और फिर जब ये पूरी तरीके से बच्चों विकसित हो जाएगा, तो हमारे में इसको विकसित होने में कितना समय लगता है, मनुष्यों में इसको 9 महीने लगते हैं। और 9 महीने के बाद जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो एक नवजात शिशु के रूप में ये अपनी माता के शरीर से बाहर निकल जाएगा। बच्चों अब जो है हम एक महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्या तथ्य है कि जो हमारी मुर्गी होती है वो आंतरिक निषेचन करती है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो है आंतरिक निषेचन यानी कि जो माता के शरीर के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, तो ये जो है क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन कहलाएगा। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन तो होता है बच्चों, पर वो हमारी तरह और गाय की तरह जो है बच्चे को जन्म नहीं देती। हम जो है एक नवजात शिशु को, विकसित बच्चे को जो है जन्म देते हैं, पर इसमें जो है क्या रिलीज होता है, क्या निकलता है, सिर्फ अंडा निकलता है। क्या होगा बच्चों इसमें कि अंडाशय से जब अंडाणु निकलेगा और ये जब इसके अंदर
जनन अंगों के माध्यम से जब शुक्राणु आएगा और इसके मिलने से क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। इसके बाद ही थोड़ा सा जो निषेचन के बाद युग्मनज जो है वो थोड़ा विकसित होगा, उसके आसपास जो है बच्चों कड़क परत बनने लग जाएंगे। जो हमारा अंडा होता है उस पे सफेद कलर की जो बाहर परत होती है वो इसलिए होती है ताकि वो उसे रक्षा प्रदान कर सके। वो जो है अंडा उसमें परत बन जाएगी और धीरे धीरे करके वो जो है बाहर आ जाएगा। और अब जब ये बाहर अंडा आ गया तो ये जो अंदर कवच बना है, कठोर कवच के अंदर ये सुरक्षित रहेगा और फिर ये बाहर 3 सप्ताह तक रहेगा और अंदर ही अंदर इसमें जो है सारी विकसित क्रियाएं होंगी, उसमें जो है चूजा बन जाएगा। और जब चूजा पूरी तरह विकसित हो जाएगा 3 सप्ताह तक, तो उसके बाद ये इस कवच से जो है बाहर आ जाएगा। बच्चों इसमें महत्वपूर्ण ये चीज होती है कि अंडे के ऊपर जो बाहरी कवर होता है, कवच होता है, जब वो पूरी तरीके से बन जाता है उसके बाद ही जो है वो मादा के शरीर से बाहर आता है। अब हमारे जितने भी बाहर निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसमें भी निषेचन बाहर होता है मादा के शरीर के, उसमें जितने भी शरीर का जो विकास होता है, जो हमारा युग्मक बना है उसका जो विकास होगा, भ्रूण का जो विकास होगा, वो पूरा कैसा होगा, वो मादा के शरीर के बाहर होगा। वो क्या करेंगे, वो जो अंडा है उसमें जो ऊपरी बाहरी कवच है वो उसकी रक्षा करेगा और उसके अंदर ही जो है हमारा जो चूजा है, चूजा या कुछ भी मतलब जो अंडा देते हैं वो वाले सारे जीव जो होंगे उसमें अंदर की तरफ एक कोशिकीय जो है वो बहुकोशिकीय जीव बनेंगे। धीरे धीरे जो है उनमें हाथ पैर अंग अंग प्रणालियां बनने लगेगी और फिर जब वो पूरी तरीके विकसित हो जाएंगे तो इस अंडे को तोड़ करके जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों मेंढक में भी ऐसा ही होता है। मेंढक की तो 2-3 श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से वो फिर पूर्ण विकसित वयस्क मेंढक बनता है। उसमें एक जो स्टेज आती है बच्चों, मेंढक जो होता है उसमें भी एक अवस्था, बच्चों मेंढक जो होता है उसमें भी एक अवस्था होती है जिसे हम टेडपोल कहते हैं, जो बाद में जाके वयस्क यानी कि एक युवा मेंढक बनता है। तो इसमें भी इसी प्रकार से होता है। इसमें ऊपर से जो है एक बाहरी परत रहती है जिससे वो बाहर निकल के जो है अपना वयस्क बनता है। बच्चों जो जीव है किस प्रकार से जो है शिशु का जन्म दे रहे हैं, उससे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जरायुज और एक होता है अंडप्रजनन। यानी जरायुज मतलब जो कि सीधे शिशु को जन्म दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जरायुज यानी कि विविपेरस कहलाएंगे। जैसे कि हम हो गए, गाय कुत्ता बिल्ली हो गए, ये जो है बच्चों अंडा नहीं देते, ये सीधे जो है विकसित शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, जरायुज हो जाते हैं। फिर दूसरे एक और होते हैं अंडापचन, जो कि शिशु को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडा देते हैं, अंडे के रूप में जो है युग्मज को बाहर निकालते हैं और फिर वो जो जितना भी विकास होता है वो बाहर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अंडापचन कहेंगे। जैसे कि पक्षियों में क्या होता है, वो अंडा प्रजक होते हैं, वो अंडा देते हैं, अंडे को जो है वो बाहर विकसित करते हैं, उसमें से जो है फिर बाद में चूजा निकलता है। जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो उस अंडे को तोड़ के उसमें से क्या निकल जाता है, चूजा निकल जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं जंतुओं का जीवन चक्र। तो हमारा बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो ये जीवन चक्र है। पहले जो है हम क्या थे, हम एक युग्मन से बने, युग्मन से हम भ्रूण बने, भ्रूण से हम शिशु बने, शिशु से जो है वो हम एक नवजात शिशु बन के बाहर निकले, फिर जो है हम हमारे वयस्क अवस्था में आए। फिर वयस्क अवस्था में जो है हमने युग्मक बनाए और उन युग्मक से जो है नए जीवन जंतु का जो है निर्माण हुआ। इसी प्रकार से बच्चों इसे क्या कहा जाता है, जंतुओं का जीवन चक्र कहा जाता है। ये सभी में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि हम देखें एक मेंढक का जीवन चक्र, तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जो है इस प्रकार से मैं आपको बताया था ना, आपको क्रियाकलाप में बताया था कि आप अंडे देखना मेंढक के, अगर नहीं देखे होंगे, मुझे पक्का पता था आपने नहीं की होगी कोई क्रियाकलाप, तो अगर आपने नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो यहाँ देख लीजिए। इस प्रकार से जो है आपको अंडे दिखेंगे सफेद सफेद और इसमें बीच में जो है ये एक काली सी बिंदु रहेगी, यही हमारा युग्मक होता है। तो बच्चों ये इस प्रकार से अंडा रहेगा। अंडे से जो है इसकी एक अवस्था आएगी जिसे क्या कहा जाएगा, इससे जो है इसकी एक अवस्था आएगी
क्या कहलाएगी? टेडपोल कहलाएगी। टेडपोल जो है धीरे धीरे इसके हाथ पैर निकलने लगेंगे और फिर ये जो है पैरों के साथ वाला टेडपोल बन जाएगा और फिर ये पैरों के साथ वाला टेडपोल जो है वो एक युवा मेंढक बन जाएगा। युवा मेंढक जो है इसकी जब पूंछ चली जाएगी तो ये जो है एक जवान, एक वयस्क मांस बन जाएगा। तो ये किसकी जीवन चक्र है? ये एक मेंढक की जीवन चक्र है। इसी प्रकार जो है बच्चों हम एक बटरफ्लाई की चक्र देखते हैं। उसमें क्या होगा? अंडा रहेगा। अंडा जो है वो क्या बनेगा? फिर धीरे से छोटा सा एक पिल्लर जैसी उसकी अवस्था रहेगी। उसको क्या कहा जाएगा? लार्वा या कैटरपिलर कहा जाएगा। फिर जो ये कैटरपिलर है बच्चों, ये पेड़ की डाली से टंग जाएगा और फिर उसे क्या कहा जाएगा? उस अवस्था को प्यूपा कहा जाएगा। फिर वो जो अपना पुराना जो शरीर है, जो लार्वा वाला शरीर है, उसको उसके अंदर छोड़ देगा और उसमें से जो है एक वयस्क यानी कि एक युवा बटरफ्लाई जो है उसमें से बाहर निकलेगी। तो इनमें जैसे आपने देखा, एक तो मेंढक हो गया, बटरफ्लाई हो गया। इसमें बच्चों क्या हो रहा है कि जो हमारा वयस्क यानी कि जो हमारा युवा जंतु है वो अपने दूसरी अवस्था जिसमें वो रहता है उससे बिल्कुल ही अलग दिखेगा। जैसे कि ये लार्वा है, ये किसके जैसा दिखेगा? ये इल्लर जैसा एकदम छोटा सा दिखेगा। और ये बटरफ्लाई है, ये बिल्कुल ही अलग। कोई कह सकता है कि जो बटरफ्लाई है वो पहले लार्वा की तरह थी। तो इस तरीके के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस यानी कि कार्यांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण, कार्यांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे हमने इसका उदाहरण देखा मेंढक में कि हमारा जो मेंढक, वयस्क मेंढक है और जो उसका टेडपोल लार्वा है वो बहुत ही अलग दिखते हैं। बटरफ्लाई में भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो इसका लार्वा है, प्यूपा जो है, वो अपने वयस्क बटरफ्लाई से बहुत ज्यादा अलग, तितली जो है उससे बहुत ज्यादा अलग दिखेगा। ऐसा ही केस जो होता है वो किसमें होता है? रेशम की कीट में होता है। और इनके जो कार्यांतरण, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यांतरण किस जीवों में होते हैं, उनके उदाहरण बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? मेंढक, तितली और रेशम कीट। इसमें जो है बच्चों हम एक बार तितली का एक बार और देखते हैं। इसमें क्या होता है? जो अंडा होता है, सबसे पहले तो छोटे छोटे से पत्तियों पे अंडे रहेंगे। फिर ये जो है धीरे से इल्लर जैसा इस तरीके का अवस्था में आएगा जिसे लार्वा कहा जाता है। ये क्या खाता है? ये पत्तियों को खाता है। फिर धीरे धीरे जो लार्वा है वो प्यूपा बनेगा। इसके ऊपर जो है एक कड़क परत आ जाएगी। फिर ये पेड़ की डाली से जो है टंग जाएगा इसके ऊपर की परत के साथ। और फिर इसके अंदर एक क्रियाएं होंगी जिससे कि ये क्या होगा? ये इसके अंदर से कवर से जब बाहर निकलेगा तो ये इस प्रकार से एक युवा अवस्था, वयस्क अवस्था में निकलेगा, जो कि तितली बनके, जो हम तितली देखते हैं उस अवस्था में बाहर निकलेगा। तो बच्चों अभी तक जो है हम कौन सी जनन पढ़ रहे थे? हम लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीव यानी कि नर और मादा मिलकर युग्मक बना करके एक नए जनन का निर्माण कर रहे थे। अब जो है बच्चों, अब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, जिसमें कि सिर्फ एक ही जीव मिलके अपने अगले जीव का जो है निर्माण कर पा रहा है। तो ऐसे जीवों को जिनमें युग्मक की सहायता के बिना ही दूसरे जीव का जनन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम उन्हें जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। बच्चों जनन वह एक प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी कि सिंगल पेरेंट, एक ही माता या पिता में से कोई एक ही जना जो है अगर भाग लेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अलैंगिक जनन कहा जाएगा। जैसे इसके उदाहरण क्या है? मुकुलन और द्विघट। बच्चों मुकुलन जो है वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रा के अंदर। इसमें क्या होगा? जैसे ये एक हाइड्रा का पौधा है, इसमें क्या करेंगे कि ये धीरे धीरे इसमें से एक मुकुल निकलेगा, एक छोटा सा बड जैसा ऐसा उभार निकलेगा। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा और ये एक समय के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये अपनी माता जो है उससे अलग हो जाएगा और एक अलग सा हाइड्रा बन जाएगा। तो इस प्रकार का जनन जो है वो क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। ये क्या पढ़ा हमने? मुकुलन पढ़ा, जिसमें क्या बना? मुकुलन से याद रखना, इसमें क्या बनेगा? मुकुल बनेगा। इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा। क्या होगा इसमें कि एक जो पेड़ है, जनक हाइड्रा जो है, उसमें से एक उभार निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। ये मुकुल जो है इसमें ही थोड़ा सा बड़ा होगा, नया मुकुल बनेगा और जब ये विकसित हो जाएगा तो ये अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाएगा और एक नया पौधे के रूप में अपना काम शुरू कर देगा।
बच्चों अब जो है हम मुकुलन का एक और उदाहरण पढ़ेंगे यीस्ट के इसमें। यीस्ट जो है बच्चों उसमें भी मुकुलन की तरह जनन होता है। क्या होगा, जो हमारी यीस्ट की कोशिका है ये कुछ इस प्रकार से यीस्ट रहेगा, ये इसका जो है केंद्रक रहेगा। ये क्या करेगा, एक मुकुल इसमें भी उभार आएगा, ये जो केंद्रक है ये दो में विभाजित हो जाएगा और इस तरीके से बढ़ के आधा केंद्रक इधर आ जाएगा, आधा केंद्रक इधर आ जाएगा और ये इस प्रकार से एक नया मुकुल बन जाएगा। अब ये कुछ समय तक इससे इस शरीर से जुड़ा हुआ रहेगा और कुछ समय के बाद ये जो है मुकुल की श्रृंखला बन जाएगी और ये जो अपने यीस्ट कोशिका है उससे अलग होकर एक नया यीस्ट का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार का जनन क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन होता है। हमने इसमें अब देख लिया है मुकुलन, अब हम देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब से ही द्विखंडन, द्विखंडन के मतलब से ही आप समझ सकते हैं, द्वि मतलब कि दो। इसमें क्या होगा बच्चा, एक कोशिका जो रहेगी, जैसे एक जीव जो रहेगा वो अपने आप को तोड़ के जो है दो जीव में विभाजित हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बाइनरी फिजन होता है। यानी कि जनन की प्रक्रिया जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहलाता है। इसका उदाहरण हम क्या लेंगे, हम अमीबा लेंगे। अमीबा में जो है वो द्विखंडन होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा अमीबा है, ये इस प्रकार का क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि ये कैसा होता है, अनियमित होता है इसका आकार। तो ये एक अमीबा है, ये जो है इसमें इसकी ये क्या है, इसका केंद्रक है। ये जो केंद्रक है ये जो है ये लंबा सा हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें विभाजन हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके एक केंद्रक जो है वो दो केंद्रक में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे ही तब्दील होता जाएगा धीरे धीरे जो ये जगह है ये सिकुड़ती जाएगी और ये जो है अलग हो जाएंगी और दो कोशिका बन जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, दो संतति कोशिका कहेंगे। बच्चों अब जो है हमें को नया तरीका पढ़ते हैं जो ना तो लैंगिक जनन होता है और ना ही एक अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, उसे कहा जाता है क्लोनिंग। इसमें ये होता है कि हम कोई सा भी जीव उसकी एक कोशिका लेते हैं, एक कोई सी भी समरूप कोशिका लेते हैं और उससे जो है पूरा के पूरा कृत्रिम रूप से उसका पूरा के पूरा जो है जीव बना देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्लोनिंग कहते हैं। बच्चों ये जो है ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई तकनीक है जिसमें ना तो हमें लैंगिक जनन की आवश्यकता है ना ही अलैंगिक जनन की आवश्यकता है। इससे भी जो है हम एक सिर्फ एक कोशिका के माध्यम से ही, कोशिका और एक जो है अंडाणु के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा जीव जो है वो बाहर बना सकते हैं किसी भी जीव की सहायता के बिना। इसका एक उदाहरण है स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में रहने वाले इयान विल्मट और उनके सहयोगी, मतलब ये विज्ञानी थे जिन्होंने एक तरीके की भेड़ बनाई थी जिसे नाम दिया गया था डॉली भेड़। इसका उत्पादन हुआ था। क्या किया था इनने बच्चों, इसको देखते हैं कि इनने, जैसे ये सफेद भेड़ थी उसका जो है सफेद भेड़ और ये हमारी काली भेड़। इस सफेद भेड़ जो है ये सुंदर सी भेड़ है। काली भेड़ क्यों कहा, क्योंकि इसका जो मुंह जो है उस पे थोड़ा सा काला रंग है, तो ये काली भेड़ है। अब हमने सफेद भेड़ की जो है एक कोशिका ली, एक स्वस्थ कोशिका ली, फिर काली भेड़ जो है उससे अंडा लिया, मतलब अंडाणु लिया। फिर जो है इनको जो है इनका फ्यूजन कराया, मतलब इनका मिलन कराया। हमने ये भी कैसे, कृत्रिम रूप से बाहर, जैसे कि हमने इन विट्रो निषेचन कराया था उस प्रकार से निषेचन नहीं कह सकते। इस कोशिका में जो है इस कोशिका, लाल कोशिका जो है उसको ये अंडा देने वाला। तो बच्चों इसमें जो है इन्होंने क्या किया था, एक सफेद भेड़ ली थी, है ना, और ये जो है एक काली भेड़ ली। काली सफेद भेड़ जो है उससे उन्होंने एक कोशिका निकाली, एक स्वस्थ कोशिका निकाली और काली भेड़ से जो है एक अंडाणु निकाला, उसके गर्भाशय से जो है एक अंडाणु निकाला। अब इनको जो है मिलाया, जैसे कि हमने इन विट्रो निषेचन देखा था जिसमें कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया गया था। बच्चों ये थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि इसमें हमने युग्मक नहीं मिलाए हैं, इसमें हमें कोशिका के अंदर ही ये एक जो नॉर्मल सी कोशिका है जिसमें कोशिका द्रव है, जितने भी अलग अलग प्रकार के उसके अंगक है सब कुछ मौजूद है, उसमें जो है हम एक अंडा डाल रहे हैं, यानी कि हम एक युग्मक डाल रहे हैं, अंडाणु डाल रहे हैं। हमने जो है इसे डाला, ये जो है बिजली की सहायता से, मतलब ये पूरा उपकरणों की सहायता से जो है बच्चों ये लैब में बनाई गई चीज है। फिर इससे जो है हमने क्या किया, इस कोशिका में इस अंडे को डाल दिया, जोड़ दिया। अब धीरे धीरे जो है इसका विभाजन बाहरी तरीके से कराया और इसको भ्रूण में तब्दील करा दिया। और फिर जब ये भ्रूण बन गई तो फिर इसे जो है
बच्चों इस क्रिया में हम क्या करते हैं कि जो लैंगिक और अलैंगिक से जो बनने वाले जीव हैं उसे हम सिर्फ उपकरणों की सहायता से जो है लैब में बनाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक सफेद भेड़ ली, फिर हमने एक काली भेड़। सफेद भेड़ से जो है हमने एक कोशिका ली जिसके अंदर सारी चीजें होंगी, कोशिका द्रव रहेगा, कोशिका द्रव में सारे इसके अंग मौजूद होंगे, ये पूरी तरीके से स्वस्थ कोशिका रहेगी। फिर काली भेड़ से जो है हमने अंडा लिया, यानी कि अंडाणु लिया। फिर हमने जो है इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली देकर के जो है इनको अपने लैब में ही उपकरणों की सहायता से जो है इनको फ्यूज करा, इनका मिलन करा, इनको जोड़ा। फिर इससे क्या हुआ कि इस प्रकार से अंडा कोशिका के साथ जुड़ गई। फिर धीरे धीरे जो है इसका विभाजन करा के इसे थोड़ा सा विकसित करा और उसे भ्रूण बनाया। फिर इस भ्रूण को जो है तीसरी किसी भेड़ के अंदर डाला और उसे जो है पूरा गर्भाशय में रख कर जो है पूरा की पूरा एक जीव का जो है जन्म हुआ और वो विकसित रूप से जब हो गई तब वो बाहर निकली और इस प्रकार से जो है वो भेड़ बनी जिसका नाम दिया गया डॉली, डॉली भेड़। तो बच्चों क्लोनिंग क्या हुई, ये ना तो एक लैंगिक तरीका है ना ही ये अलैंगिक जनन है। इसमें जो है ये साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई तकनीक है। इससे हम जो है किसी भी एक जीव की कोशिका के माध्यम से उसी के प्रकार का एक पूरा जीव जो है बना सकते हैं। जैसे हमने सफेद भेड़ की एक कोशिका से जो है उसके जैसा ही एक और जीव बना दिया। जिस जो बच्चों ये जितना दिख रहा है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये साइंटिस्टों को जो है 227 प्रयास लगे थे इस डॉली शिप को जो है बनाने में। तो आप सोच सकते हैं ये कितना कठिन तरीका होता है, पर एक कृत्रिम तरीका है, ये लैब में उपकरणों के द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चों हमने जो है हमारा चैप्टर पूरा अध्याय जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, वही कहानी जो हम हर अध्याय में करते हैं, हम इसको जो है पूरी अच्छी तरीके से एक बार दोहरा लेंगे ताकि आपको पूरी रूपरेखा समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से याद करनी है। मैम आप इतनी बार बोलते हो कि हमें यूं ही याद हो जाता है, तो एक और बार याद करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपको ये पूरा दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए एक बार और इसको पूरा पढ़ के इस चैप्टर को जो है समाप्त करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारा मनुष्य है या जो भी जीव जंतु है उसे क्या करना होता है, उसे जनन करना होता है ताकि वो अपनी प्रजाति को जो है आगे बढ़ा सके और वो प्रजाति लुप्त होने से बच सके। तो हमने दो प्रकार के जनन देखे थे। कौन कौन से, एक होता था लैंगिक जनन और दूसरा हमने देखा था अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि क्या, जिसमें जो है दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनेगा और एक मादा युग्मक बनेगा, और उनके जो मिलन से अगर जो जनन बन रहा है उसे हमने जनन यानी कि एक शिशु बन रहा है या उन्हीं के प्रकार का जीव बन रहा है, तो ऐसे जनन को हमने क्या कहा था, लैंगिक जनन कहा था। और हमने एक और देखा था अलैंगिक जनन, उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एक जीव, सिर्फ माता या पिता में से एक जीव जो है वो एक दूसरे जीव का जनन कर देता है, वो एक दूसरे जीव को बना सकता है। तो इस प्रकार का जो जनन है जिसमें कि युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। फिर हमने जो है युग्मक बनाने के लिए जो नर और मादा के जनन अंग पढ़े थे। तो नर के जो जनन अंग है वो हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि उसमें होता है वृषण, जिसमें कि हमारे शुक्राणु बने थे, शुक्राणु बनते हैं। वृषण कितने होते हैं, दो वृषण होते हैं, यानी कि एक जोड़ा वृषण का हर नर में पाया जाता है। फिर उन वृषण से जुड़ी हुई क्या रहती है, शुक्राणु नली होती है, जो कि इन शुक्राणु को वृषण से कहां तक लेके जाती है, शीर्ष यानी कि लिंग तक लेके जाती है। और फिर तीसरा हमने इसमें पार्ट पढ़ा था, एक होता है शीर्ष यानी कि लिंग होता है, जो क्या करता है, जो हमारे शुक्राणु को जो नर शरीर से बाहर लेके जाता है, मादा शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ में जो लिंग है ये मूत्र विसर्जित में भी काम आता है। मतलब कि ये जो है शुक्राणु और मूत्र को के लिए एक सामान्य मार्ग होता है जिसके माध्यम से ये शरीर के बाहर जाते हैं। फिर बच्चों हमने देखा था कि जो मादा युग्मक होती हैं उनको हमने क्या कहा था, हमने उसे अंडाणु कहा था, और वृषण जो होते हैं वो युग्मक बनाते हैं जिन्हें हमने शुक्राणु कहा था। फिर जो है बच्चों हमने हमारी मादा जनन के अंग पढ़े थे। हमने उसमें तीन चीजें पढ़ी थी कि क्या होता है, दो होती है हमारी अंडाशय,
जिसमें से क्या निकलते हैं, हमारे अंडाणु यानी कि मादा युग्मक निकलते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, हमने उन्हें अंडाणु कहा था। फिर ये भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं अंडाशय। फिर उसी से 2 अंडाशय से जुड़ी 2 अंडवाहिका होती हैं, जो कि हम इस अंडाणु को कहाँ तक लेके जाती है, गर्भाशय तक लेके जाती है। क्या हो जाएगी हमारी 2, फिर जो होती है बच्चों, अंडाशय से के पास में ही 2 डिंब वाहिनी होती है। क्या होती है बच्चों, डिंब वाहिनी, जो क्या करती हैं, वो भी एक तरीके से पाइप जैसी होती है, नली जैसी होती है, जो इन अंडाशय से अंडाणु जो निकलता है उन्हें रखती है, और जिनमें क्या होता है, निषेचन होता है। वहीं पे निषेचन होता है। डिंबवाहिनी भी कितनी होगी बच्चों, 2 अंडाशय है तो डिंबवाहिनी भी 2 होंगी। फिर तीसरा जो है एक और भाग जो हमने देखा था, उसे हमने कहा था गर्भाशय, जिसमें कि जो है गर्भधारण होता है और विकसित होता है, और विकसित होकर एक नवजात शिशु जो है वो हमारे शरीर को जो वो गर्भाशय में बनता है, और फिर वो एक समय के बाद हमारे माता से बाहर निकल जाता है और एक शिशु का रूप ले लेता है, एक जंतु का रूप ले लेता है, एक जीव का नहीं, गलत गलत ये पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखा था अभी तक हम, अब जो है बच्चों हम मादा के जनन अंग देख लेते हैं। मादा के जनन अंग में हमने 3 अंग पढ़े थे। पहला तो हो जाएगा कि उसमें 2 क्या मिलती है, अंडाशय मिलती है। इनमें क्या बनते हैं, इनमें अंडाणु बनते हैं, अंडाणु इनसे निकलते हैं। फिर इसमें 2 अंडाशय के लिए 2 डिंब वाहिनी रहेगी। ये कैसी होगी बच्चों, पाइप जैसी होगी, नलियां जैसी होगी, जिसके अंदर जो है अंडाणु इसके अंदर रहेगा। ये भी कितनी होंगी बच्चों, 2 होंगी। फिर एक और होता है लास्ट में हमारा गर्भाशय, जिसमें कि जो है गर्भधारण होता है, शिशु जो है वो विकसित होता है और फिर बाहर निकल के नवजात शिशु यानी कि जीव का रूप लेता है। तो बच्चों जनन अंग में हमने मादा के जनन अंग में क्या क्या पढ़ा, अंडाशय, डिंब वाहिनी और गर्भाशय। बच्चों हमारा जो युग्मक है, हमने देखा कि जो हमारा माता से जो युग्मक मिला उसे हमने अंडाणु कहा था, और जो हमें हमारे नर से जो मिला उसे हमने शुक्राणु कहा था। शुक्राणु कहाँ पे बना, वृषण में बना था, और शुक्राणु जो है वो अंडाशय में बनी थी। फिर हमने जो है देखा कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन यानी संलयन को हमने निषेचन कहा था। ये कहाँ होगा, हमारे अंदर ये चीज कहाँ पे होगी, डिंब वाहिनी में होगी। फिर उसके बाद हमने जो है निषेचन के भी 2 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे, पहला एक पढ़ा था आंतरिक निषेचन, और दूसरा हमने पढ़ा था बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन यानी कि जो शुक्राणु और हमारे अंडाणु जो है वो कहाँ पे मिले थे बच्चों, वो मादा के शरीर के अंदर उनका मिलन हुआ था। हमारे शरीर इसमें वो कहाँ पर मिले थे, वो डिंब वाहिनी में मिले थे। वहां पर जो है उनने अपने दोनों के जो केंद्रक थे उनको एक बना दिया था। इसमें जो 23 गुणसूत्र थे और इसमें भी 23 गुणसूत्र थे, मिलके जो है वो एकल कोशिका वाला जीव बन गया था, जिसके केंद्रक में कितने 47 गुणसूत्र पाए गए थे। और इस तरीके के निषेचन को जो माता के शरीर के अंदर होता है उसे हमने आंतरिक निषेचन कहा था। ये किन किन में होता है, ये मनुष्य में होता है और अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्तों में होता है। फिर हमने एक बाह्य निषेचन देखा था, जिसमें जो है शुक्राणु और हमारे अंडाणु वो मिल तो रहे थे, उनमें निषेचन तो हो रहा था, और वो माता के शरीर के अंदर नहीं हो रहा था, वो बाहर हो रहा था। ये हमने किसमें देखा था, ये ज्यादातर जलीय प्राणी जीवों में देखा था, जैसे कि मेंढक, मछली, स्टारफिश। इनमें क्या देखा था हमने कि जो मछली है, जो हमारी मादा मछली है, वो खूब सारे अंडाणु जो है वो पानी में बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद जो है उसी समय जो हमारा नर मछली होती है वो उसमें शुक्राणु जो है वो डाल देता है, और इससे जो है बाहरी तरीके से निषेचन हो जाता है। पर इसमें हमने एक कमी देखी थी कि इसमें जो है बहुत सारा हमें अणु और विषाणु देने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो निषेचन की जो संभावना होती है बच्चों वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये ज्यादातर जो हमारी प्राकृतिक आपदा है उनसे जुड़ी होती है। अगर ज्यादा पानी एकदम गति से बह गया, या फिर इसमें जो है कोई ऐसे जंतु आ गए जो कि इन अंडों का जो है भोजन के रूप में सेवन करते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया में खंडन हो सकता है। इसीलिए इन जो बाहर निषेचन होते हैं उनमें हम बहुत सारे अंडाणु और
अंडाणु और शुक्राणु को बनाते हैं। फिर हमने देखा था अंडाणु और शुक्राणु का मिलन यानी कि निषेचन के बाद जो एकल कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे युग्मनज कहते हैं। फिर ये जो युग्मनज होती है बच्चों, ये विभाजित करती है और फिर ये एक कोशिका से बहुकोशिकीय बनती है और धीरे धीरे जो है ये विकसित होकर एक पूरा जीव बनाती है। क्या हुआ? वही कि युग्मक जो है वो बहुत सारे विभाजन करेगा, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, इस प्रकार से जो है ये विभाजन करेगा और फिर इसमें किसमें तब्दील हो जाएगा? भ्रूण में तब्दील हो जाएगा। भ्रूण जो है हमने पिक्चर में देखा था कि किस तरीके से दिखेगा। ये बस एक छोटा सा इसकी संरचना से दिखेगी कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत इस प्रकार से ये जो जीव है ये कुछ बन रहा है। फिर ये जो जीव है ये भ्रूण जो है ये कहाँ पर स्थापित हो जाएगा? ये हमारी जो गर्भाशय है उसकी दीवार पे स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर जो है फिर उसकी सारी वृद्धि होगी, जैसे कि हमारे मनुष्य में 9 महीने तक जो है जो जीव है वो अपनी माता के गर्भाशय में रहता है और वहां पर जब ये विकसित हो जाता है बच्चों, उसके बाद जो है ये अपनी माता के शरीर में से बाहर निकलता है, जिस क्रिया को बोला जाता है प्रसव, और उसके बाद जो है जो नवजात शिशु है वो बाहर आ जाता है। विकसित नवजात शिशु जो है वो बाहर आ जाता है। फिर ये तो थी बच्चों हमारी लैंगिक जनन। इसमें जो है बच्चों क्या होता है कि कुछ जो जीव जंतु होते हैं उसमें उनके जो वयस्क होते हैं यानी कि एडल्ट जंतु जो होते हैं वो अपने युवा उनका जो युवा भेष रहता है उनसे बहुत ही अलग दिखते हैं। जैसे कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कायांतरण। जैसे हमने मेंढक में देखा था और तितली में देखा था। क्या हुआ था उसमें कि जो उनके लार्वा थे, उनका जो टेडपोल थे, वो वाली जो उनकी अवस्था थी वो और उनकी जो वयस्क अवस्था थी जिसमें वो बड़े होते हैं वो दोनों बहुत ही अलग थी। तो ये जो रूपांतरण है इसे हम क्या कहते हैं? ये इसे कार्यांतरण कहा जाता है। फिर ये सारी हमने जनन में देखी थी। अब हम जो है यानी कि लैंगिक में देखी थी। अब जो है हम किसमें देखेंगे? अलैंगिक जनन देखेंगे। इसमें हमने कौन कौन सी तरीके देखे थे? पहला हमने देखा था मुकुलन यानी कि बड़ी देखा था। फिर जो है हमने द्विखंडन देखा। क्या क्या देखा था? अगर अलैंगिक जनन के आपको उदाहरण देने को पूछे तो आप क्या क्या कहेंगे कि किस तरीके से हो सकता है? मुकुलन या फिर जो है द्विखंडन। मुकुलन में जो है हमने 2 उदाहरण देखे थे। पहला उदाहरण हमने क्या देखा था? हाइड्रा का, और दूसरा जो उदाहरण था वो हमने देखा था यीस्ट का। हाइड्रा और यीस्ट में क्या हुआ था? मुकुलन में जो है एक छोटा सा मुकुल यानी कि एक उभार बनना था जो उस अपने जीव के साथ ही जुड़ा हुआ था, जो उसके मादा जनन जो थे उसके साथ जुड़ा हुआ था। फिर जब वो पूरी तरीके से थोड़ा सा विकसित हो गया था, बड़ा हो गया था, तो फिर वो जो है अपने मादा जनन से जो है वो अलग हो गया था और एक नए जीव की तरह अपना जीवन यापन करने लगा था। तो वो क्या था? मुकुलन था। फिर हमने देखा था द्विखंडन। द्विखंडन हमने याद रखा था कि इसके शब्द से द्विखंडन यानी 2, यानी कि एक जीव जो है वो 2 संतति जीव में उसका बदल जाना, उसे क्या कहा जाता है? द्विखंडन। इसमें क्या होगा बच्चों कि जो हमारा केंद्रक होगा वो, जैसे अमीबा हमने इसका उदाहरण लिया था, इसमें जो हमारा केंद्रक था इसमें क्या हुआ था? ये जो केंद्रक है इसमें भी छोटा सा जो है हमारा उभार आ गया था। ये केंद्र बड़ा होके 2 भागों में टूट गया था। फिर इधर जो होते इसमें क्या हुआ था? ये हमारा ऐसा हो गया। फिर यहाँ से जो है ये जोड़ पड़ के ये 2 अलग संतति अमीबा में तब्दील हो गया। इस प्रकार की जो है उसे हमने क्या कहा?